नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेप अकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका होस्ट प्रेम। और आप लोग दोस्तों, आपको सबको पता है, अब तक मुझे पहचानने लग गए होंगे कि आपको मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसको आप सभी को जानने की मनसा बनी रहती है। आप सभी लोग उसके बारे में जानते तो हैं, लेकिन हाँ, फैक्चुअल चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बस वहाँ पे उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आज आपकी मैं उस हिचक को दूर कर दूंगा। उसके बाद जब भी इस टॉपिक से कभी भी कोई सवाल उठेगा, तो आप बेझिझक उस चीज़ का आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, क्योंकि हम लोग, आपको पता है कि हम लोग भाग 5 डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी का। भाग 5 में हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोगों ने उसमें कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी। राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया था, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, और बचा कुचा कल था जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। और कहां तक? आर्टिकल आपका लगभग मान के चलिए आप 78 तक, और उसमें एक आर्टिकल और जुड़ा था आपका 88। और वो कहां, क्या था? सदन में जो मंत्रियों के अधिकार थे वो कहां पे थे? आपके आर्टिकल 88 में थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों, भाग 5 में ही हम लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक है आपका पार्लियामेंट, यानी कि क्या? भारत की संसद। और भारत की संसद का जिक्र दोस्तों, अगर संविधान की बात करें कि संविधान में भारत की संसद का जिक्र कहां पर किया गया है, तो भारत की संसद का जिक्र संविधान के भाग 5 अनुच्छेद आपका 79 से 122 के बीच में किया गया है। 122 के बीच में, 79 से 122 के बीच में आपका किसका? संसद के बारे में जिक्र किया गया। तो दोस्तों, आपको एक संख्या देख के ही लग गया होगा कि 79 यानी लगभग आप मान लीजिए 80 से 120 यानी 40 आर्टिकल्स आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने होंगे। तो काफी लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में खत्म करूंगा, मैं खत्म तो कर दूंगा, आप पढ़ के बोर हो जाओगे, ये तो डेफिनेट है। तो हम चीजें पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी करके पढ़ेंगे सारा कुछ, जैसा मैं आपको हर बार पढ़ाते आया हूं। जब भी कोई बड़ा टॉपिक हुआ है तो उसके 4 वीडियो छोटे छोटे पार्ट में आएंगे। अब आपके ऊपर है, आप चाहे उनको एक दिन में देख ले और चाहे 4 दिन में देख ले। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले आप एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं आप, वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भाई याद भी आप इस वीडियो को देखने से ना छूट पाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं संसद की, पार्लियामेंट की। ठीक है, तो संसद की हम लोग आज बात करेंगे। जो देश संसद क्या है, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि संसद क्या है? विधायी अंग है। किसका? विधायी अंग है। ये किसमें? आपका पार्ट 5 आर्टिकल आपका कौन सा है? अगर आर्टिकल की बात करूं, आर्टिकल 79 से 122 तक। तो ये आज आपका टॉपिक रहेगा, और इस पे हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को आपको मैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इस तरीके से समझा दूंगा कि दोबारा भूलने की कोशिश भी मत करना, वरना गोलियां चल जाएंगी साहब। तो ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं संसद के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही कि संसद जो होती है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग होती है। ये बात पहली आपकी कि ये हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, संसद। और संसद क्या है? केंद्र सरकार का क्या? एक विधायी अंग है। ठीक, विधायी अंग से आप मतलब समझने की कोशिश करिए कि जो भी भारत सरकार के लिए केंद्र सरकार कानून बनाएगी, वो किसकी मदद से बनाएगी? संसद की मदद से बनाएगी। ये आप बात यहां पर समझने की कोशिश करिए। तो विधायी अंग से आप इतना मतलब समझ लीजिए। अब ये क्या है कि जो संसद है, जो संसदीय प्रणाली का स्वरूप है, उसको क्या कहते हैं? सरकार का वेस्टमिंस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संसदीय प्रणाली का स्वरूप है भारत में, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्या? सरकार का वेस्टमिंस्टर। ठीक है, वेस्टमिंस्टर, सरकार का वेस्टमिंस्टर। ठीक, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो इसको क्या कहा जाता है? सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल। चलिए, अब थोड़ी सी जो बात है इसमें क्या, कि हम लोग आखिर ये जो आर्टिकल 79 से 122 के बीच में चीजें डिस्कस करेंगे, तो वो क्या हम लोग डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे कि संसद की शक्तियों के बारे में, कार्यपालिका के उसके प्रति शक्तियां। ठीक है, और क्या डिस्कस करेंगे? उसकी प्रक्रिया, गठन, संरचना, अवधि, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करें, शुरू करें अपने टॉपिक को, जो हमारा अब फ्लो चार्ट शुरू होगा। बस आपको ध्यान रखना, ये सब चीजें नोटिस कर ली।
79 से 122 तक। कौन सा? भाग 5 आपका संविधान के भाग 5 में है आपका, किसमें? आर्टिकल 79 से 122 के बीच में। मैं 10 बार चीजें रिपीट करता हूं, आपको यही याद करने की जरूरत है। घर जाके कॉपी खोलो तब, जब एग्जाम आए तब, उससे पहले नहीं। ठीक, तो अगर हम इसकी गठन की बात करें तो देखिए जो संसद का गठन है वो किसमें डिफाइन किया गया है। अगर हम गठन की बात करें, संसद के गठन की बात करें, तो ये आपका अनुच्छेद जो 79 है वो संसद के गठन का उल्लेख करता है। संसद के गठन के बारे में उपबंध कहां पर दिए गए हैं। अगर आपसे सीधा सीधा सवाल अगर मैं पूछ लूं कि संसद के गठन के संबंध में कौन से अनुच्छेद में उपबंध दिए गए हैं, तो आपका जवाब सीधे सीधे क्या होना चाहिए कि आर्टिकल 79 में सर इसके उपबंध दिए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं। अब संसद का गठन हम लोगों ने बात कर ली, अब हम बात करते हैं संसद का अंगों के बारे में। अब संसद के अंग कौन कौन से होते हैं, मैंने जब राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ाया तो मैंने एक बात तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, संसद का ही अंग होता है। तो पहली बात, जब हम अंगों की बात कर रहे हैं तो एक चीज यहां पर नोटिस करिए कि संसद के 3 अंग होते हैं। कितने? 3। चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला तो आपका मैंने आपको बताया कौन? प्रेसिडेंट। ठीक, पहला आपका हो गया प्रेसिडेंट। दूसरा कौन सा? दूसरा होगी आपकी लोकसभा। दूसरा होगी आपकी लोकसभा। और तीसरी क्या होगा? तीसरा अंग क्या होगा आपका? राज्यसभा। इसको क्या बोलेंगे? राज्यसभा। परेशान नहीं होना, टॉपिक कोई नहीं छोड़ूंगा। अभी राज्यसभा की भी संरचना बताऊंगा, उसके बाद लोकसभा की भी संरचना बताऊंगा। राष्ट्रपति टॉपिक मैं आपका खत्म ही करा दिया हूं, तो कुछ भी छूटने वाला नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो ये संसद, अब ये देखो मैंने दोनों सदनों की बात की। ठीक, ये कौन सा होता है? उच्च सदन होता है। ये उच्च सदन निम्न सदन में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ये उच्च सदन, और ये होता है आपका कौन सा? निम्न सदन। इसको क्या बोलते हैं? बड़ों की सभा। बड़ों की सभा। ठीक, और ये किसकी सभा है? राज्य के प्रतिनिधियों की सभा। ठीक, तो ये बड़ों की सभा है। ठीक है, कॉमन पीपल्स की। तो ठीक, प्रेसिडेंट क्या होता है? ये क्या होता है कि संसद का अंग तो है, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें कि लोकसभा या किसी सदन का सदस्य होता है, तो नहीं, यहां पर जवाब नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग तो है, बट लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए यहां तक हम बात पहुंच गई। ठीक, अब ये जो आपका लोकसभा है इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? जनता का सदन। क्या कहते हैं? जनता का सदन। ठीक, इसको हम लोग जनता सदन, और इसको क्या कहते हैं? राज्य परिषद। राज्य परिषद। ठीक, थोड़ा सा इंक डाल लूं मैं, चीजें थोड़ा आपको क्लियर दिखें, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है और शूट मोबाइल से। हम लोग गरीबी रेखा के नीचे वाले यूट्यूबर हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है हमारे पास। तो चलिए, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? जनता का सदन, और इसको क्या बोलते हैं? राज्य परिषद। तो दोस्तों आप एक चीज समझिए कि क्या जब शुरुआत में ही जब इनका गठन हुआ तो क्या पहले से इनको राज्यसभा या लोकसभा बोला जाता था? तो नहीं। 1954 के बाद में, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 1954 में क्या किया गया कि ये जो जनता सदन था और राज्य परिषद थी, इसको क्या बना दिया गया? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, ये एक चीज यहां पर आप क्लियर कर लीजिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा का नाम इनको कब मिला? 1954 में। 1954 में। अब अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आखिर कौन लोग होते हैं? लोकसभा में जो लोग बैठते हैं, जो लोग डिबेट करते हैं, वो आखिर होते कौन लोग हैं? तो वो कौन से? संपूर्ण रूप से क्या भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई, कौन सी? कि संपूर्ण रूप से भारत के
लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और वहीं अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? पहली बात तो अगर राज्यसभा की बात आई तो राज्यों का, दूसरी बात संघ राज्य क्षेत्रों का। आपका किसका? संघ राज्य क्षेत्रों का, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। ठीक, तो राज्यसभा में कौन लोग होते हैं जो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्य का या संघ राज्य क्षेत्रों का। और वहीं अगर मैं बात करूं लोकसभा की तो ये संपूर्ण भारत के लोग होते हैं। ठीक, संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो लोग होते हैं उनको हम बोलते क्या है? एमपीज। ठीक, एमपीज ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, तो ये बात हो गई। अब थोड़ा सा हम आगे अगर इसमें बढ़ें तो अगर हम देखें कि अगर हम अब यहां पर जब संसदीय प्रक्रिया की बात है तो संसदीय प्रक्रिया आखिर प्रभावित कहां से है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनकर आता है कि जो भारत की जो संसदीय प्रक्रिया है वो प्रभावित कहां से है। तो आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, जो अमेरिका की संसदीय प्रक्रिया है वो भारत से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। वहां क्या होता है? एक सीनेट होती है, वहां एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होता है। ठीक है, तो वो चीजें होती हैं। अब भारत की जो संसद है वो किसका प्रारूप है? वो ब्रिटेन की संसद का प्रारूप है। तो अगर जो भारत का राष्ट्रपति है अगर वो ब्रिटेन में जाए तो राष्ट्रपति वही होगा जो ब्रिटेन का ताज होगा। ठीक, वही पावर्स एक समान होंगी जो ब्रिटेन के ताज की होंगी। चलिए थोड़ा सा अगर हम यहां पर ब्रिटेन की सदन के बारे में डिस्कस करें, थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इतनी सब चीजें आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग ब्रिटेन की संसद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देश विदेश कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ा डालेंगे, सबका बदला फैजल लेगा। ठीक, तो ब्रिटेन की संसद की बात करते हैं तो ब्रिटेन की संसद में आप लोग को देखने को एक चीज क्या मिलेगी? ब्रिटेन की संसद की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की संसद में क्या होता है? राष्ट्रपति नहीं होता है, वहां ताज का शासन होता है। किसका? पहली बात तो ये कि ये ताज का शासन होता है। और ताज कौन होगा? या तो राजा होगा वहां पे या रानी होगी। ठीक, राजा या रानी होगी। अभी कौन है? एलिजाबेथ, कौन है? रानी एलिजाबेथ करके। ठीक, तो आप वो तो करेंट का मुद्दा है, वो आप देख लीजिएगा। तो वहां कौन होता है? ताज होता है। और वहां का सदन कौन? सदन में क्या क्या होता है? यहां जो सदन है वो एक तो होता है हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड जिसको क्या बोलते हैं? वहां का ऊपरी सदन, ऊपरी सदन, ऊपरी सदन या अपर हाउस, अपर हाउस। ठीक, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। और दूसरा क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स। दूसरा क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? निचला सदन बोल देते हैं। इसको वहां पे क्या बोल देते हैं? निचला सदन बोल देते हैं, निचला सदन बोल देते हैं। तो आप एक चीज देखिए, वहां पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, मतलब जो संपूर्ण देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऊपरी सदन, संपूर्ण राज्य क्षेत्रों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है? ऊपरी सदन। वैसे ही एक निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे मैंने आपको बताया था। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब क्या? जनता की परिषद। वैसे ही लोकसभा जैसे अपने वहां भारत में। तो ये कॉमन चीज है क्या? ब्रिटेन की और भारत की संसद में। इस वजह से क्या कि ब्रिटेन का संसद का जो प्रारूप है वो भारत की संसद में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं थोड़ी सी बात यहां पर अमेरिका की कर लूं कि अमेरिका कैसे डिफरेंस है, तो आपको चीजों को थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि अमेरिका में राष्ट्रपति होता है। ठीक, पहली बात तो अमेरिका में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आपने मूवी में देखा होगा, सबसे ज्यादा अगर मूवी में खतरा किसी को है तो वो अमेरिका को है। ठीक है, तो और अमेरिका में किसको है? अमेरिका के राष्ट्रपति को है। तो अमेरिका में आपको यही बात समझनी है कि अमेरिका में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, वहां ताज का शासन नहीं होता है। अब जैसे भारत में राष्ट्रपति क्या विधानमंडल का अंग है, लेकिन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो विधानमंडल का अंग नहीं है, अंग नहीं है, अंग नहीं है। ठीक,
तो ये बात भी आप लोग को क्लियर कर लेनी है। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा आगे बात करूं, आगे आपसे चर्चा करूं इस बारे में कि ठीक प्रेसिडेंट तक की हम लोगों ने बात कर ली। अब अगर हम बात करें यहां पर जो सभा है, जैसे लोकसभा है, राज्यसभा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको वहां पे वो लोग क्या बोलते हैं, कांग्रेस। उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस। देखिए कांग्रेस, यहां कांग्रेस का मतलब होता है दल, समूह, सदन, ठीक है, और यहां कांग्रेस पार्टी होती है, ठीक। तो कांग्रेस का मतलब है सदन, समूह, या समूह कह सकते हैं एक प्रकार से। तो ठीक, तो कांग्रेस में कौन कौन होता है, एक तो सीनेट होता है और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। एक क्या होता है आपका, सीनेट होता है, और दूसरा होता है आपका हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, ठीक। अब यहां पर एक चीज आप लोग देखिए कि जो यहां हाउस ऑफ कॉमन्स है वो निचला सदन है और सीनेट क्या है आपका ऊपरी सदन है। और जैसे अब अगर हम राज्यसभा की बात करें, अगर भारत के विषय में अगर हम राज्यसभा की बात करें, तो वहां पर क्या, वहां पर जो राज्यसभा में जो सदस्य चुनकर आते हैं वो उनका अनुपात क्या होता है, राज्यसभा में चुन के आने का, जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सदस्य चुनकर आते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि जनसंख्या के आधार पर, तो वहीं अगर हम एक चीज देखें तो यूपी से आपके 31 राज्यसभा सदस्य जो है राज्यसभा में चुनकर जाते हैं। और वहीं अगर मैं गोवा की बात कर लूं, अगर गोवा की बात कर लूं तो गोवा से सिर्फ एक सदस्य राज्यसभा में होता है। तो एक चीज तो यहां से एकदम स्पष्ट हो गई कि क्या, कि जो भारत का जो राज्य सभा है वहां पर जो प्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं वो जनसंख्या के आधार पर आ रहे हैं। वहीं यहां सीनेट में क्या किया गया, अमेरिका की अगर मैं बात करूं, मैं बस यहां पर आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से डिफरेंस है। तो यहां की जो सीनेट है, तो यहां की सीनेट में कितनी, 100 सीट्स हैं, कितनी, 100 सीट्स हैं। और 100 सीट्स क्या, एवरी स्टेट को कितनी मिली हुई हैं, 2 सीटें, कितनी, 2 सीटें। तो यहां पर जो प्रतिनिधित्व का आधार है वह जनसंख्या नहीं है। यह बात भी आपको यहां से क्लियर करनी होगी। चलिए दोस्तों, यहां तक की बात हम लोगों ने खत्म कर ली। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो क्या होगा कि राज्यसभा की संरचना कैसी होती है, या राज्यसभा का संगठन, ठीक। राज्यसभा की संरचना या सदनों की संरचना, ठीक, सदनों की संरचना, ठीक, सदनों की संरचना, ठीक। अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, सदनों की संरचना के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब है मेरा, लेकिन फिर भी आपको मैंने वादा किया है कि आपकी सफलता तक ले जाना ही मेरा लक्ष्य है। तो उस सफलता को दिलाने के लिए हम किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हैं, और आपको बस तैयार होकर पढ़ना है। तो सदनों की जो संरचना का उल्लेख किया गया है, जो उपबंध किया गया है, ये आपका किसमें किया गया है, अनुच्छेद 80 में किया गया है। आपका किसमें, अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आपका यहीं पे बन जाता है कि जो सदनों की संरचना का जो उल्लेख किया गया है वो आपका आर्टिकल 80 में किया गया है। तो अब जब हम सदनों की बात कर रहे हैं तो पहला कौन सा आ जाता है हमारा, राज्यसभा, ठीक। राज्यसभा का संगठन या संरचना, संगठन या संरचना, ठीक, ये किसमें है, आर्टिकल आपका 80 में, ठीक। तो आपको एक चीज यहां पर समझनी है ये कि जो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वो अधिकतम कितनी होती है, अधिकतम, तो अधिकतम संख्या दोस्तों होती है, अधिकतम होती है 250। अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, 250। मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं अपने प्यारे भारत की बात कर रहा हूं, ठीक। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250, ठीक है। अब इन 250 में जो 238 होंगे, जो 238 होंगे वो क्या होंगे, वो राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। कौन होंगे, राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे,
ठीक। और ये जो 12 सदस्य होंगे इनको कौन नामित करेगा? इनको राष्ट्रपति द्वारा नामित। ठीक, तो ये राष्ट्रपति द्वारा नामित। ठीक, ये 12 सदस्य। और ये 12 सदस्य आखिर होंगे कौन जिनको राष्ट्रपति नामित करेगा? या कोई भी हो सकता है, किसी को उठाया और राज्यसभा में एमपी नियुक्त कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, ये 12 वो सदस्य होते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, खेल, इन क्षेत्रों में विशेष प्रतिभा रखते हैं। ठीक है, तो उनको क्या राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यसभा में। तो ये 12 सदस्य वो होते हैं। अब अगर यहां पर हम बात करें, इनका जो निर्वाचन है वो किस प्रकार से होता है? इनका निर्वाचन सेम उसी प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। इनको हम लोग नहीं चुनते। इनको चुनता कौन है? इनको कौन? राज्य विधानमंडल के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनता है? राज्य विधानमंडल के सदस्य। राज्य विधानमंडल सदस्यों द्वारा। ठीक, राज्य विधानमंडल सदस्यों द्वारा। ठीक, इनका चुनाव होगा। ठीक, अब यहां पर जो, माफ कीजिएगा गला थोड़ा सा खराब है, अभी मैं थोड़ा सा करंट की बात यहां पर जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि सवाल क्या है ना कि कहीं से भी बन रहा है, तो करंट से तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक चीज, पहली बात तो यहां पे ये समझनी है कि जो राज्यसभा होता है और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, ये बात आपको मुझे कमेंट में बतानी। पहली बात तो मैं 2 सेकंड का समय दिया, आप वीडियो पॉज कर लो, अगर आपको याद है तो आप बता दो कमेंट में, नहीं पता तो हम बताने के लिए तो हैं ही। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा इसलिए मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि आपको सीधे सीधे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि राज्यसभा का सभापति कौन है, प्रेजेंट में पूछेगा वर्तमान में सभापति कौन है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि राज्यसभा का वर्तमान सभापति वही व्यक्ति होगा जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति होगा। इसको दूसरी तरीके से अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो कौन व्यक्ति होगा कि उपराष्ट्रपति कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो यहां पर मैं 4 पॉइंट लिख रहा हूं और चारों पॉइंट आपके क्या करंट चीजों से रिलेटेड हैं। ये मैं 2020 में पढ़ा रहा हूं, आप सभी को पता है। अगर ये आज के 2 साल वीडियो देखी जाए तो आप 2 साल बाद इसको अपडेट करके देखिए। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं राज्यसभा का सभापति के बारे में। राज्यसभा का सभापति के बारे में। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति इस टाइम कौन है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। ठीक, ये बात हो गई। अब अगर हम उपसभापति की बात करें, ठीक, उपसभापति की बात करें तो उपसभापति इस टाइम कौन है? उपसभापति। तो उपसभापति हैं आपके हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। और अगर बात करें सदन के नेता कौन है, यहां पर अगर आपसे कोई सवाल पूछे करंट से, अगर राज्यसभा के बारे में आप किसी से ज्ञान देने लग जाएं और आपसे करंट से सवाल पूछे, क्योंकि आपको तो अगर टीचर कोई पढ़ा भी रहा है तो यहीं तक पढ़ा देता है कि 238 ये 12 ये खत्म राज्यसभा, नहीं उसके आगे भी तो हम पढ़ाएंगे ना, हम काहे के लिए। ठीक, तो सदन का नेता कौन है इस टाइम? सदन का नेता है आपके कौन? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत, आपने बहुत बार नाम सुना होगा इनको। ठीक, थावरचंद गहलोत। और अगर हम बात करूं नेता विपक्ष कौन है? नेता विपक्ष कौन है? तो नेता विपक्ष आपके हैं गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद। ठीक, उपराष्ट्रपति कौन होता है? सभापति होता है, फोटो उधर देखो। ठीक, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, फोटो उनकी उधर देखो। सदन नेता थावरचंद गहलोत, फोटो उधर देख लो। और नेता विपक्ष कौन है? गुलाम नबी आजाद, फोटो टोपी वाली उधर देख लो। ठीक, तो पढ़ाया तो साथ में फोटो दिखा दिया आपको। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने बात अपनी राज्यसभा के विषय में क्लियर कर ली। ठीक, और अगर हम थोड़ा सा अगर इसमें हम डिस्कस करने की कोशिश करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो ये सीटों का आवंटन है दोस्तों,
सीटों के आवंटन के बारे में अगर कहाँ चर्चा की गई है, अगर ये सवाल आपसे पूछे कोई कि राज्यसभा में जो सीटें हैं 245, इनके आवंटन की चर्चा कहाँ पर की गई है, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि संविधान की अनुसूची 4 में, अनुसूची 4 में, किसमें, अनुसूची 4 में सीटों के आवंटन की व्याख्या या वर्णन किया गया है। ठीक, किसमें, अनुसूची 4 में। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। चलिए थोड़ा सा एक चीज और राज्यसभा के बारे में डिस्कस करनी है। यहां पर अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया या लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हैं। सभापति वेंकैया नायडू, उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और सदन नेता आपके थावरचंद गहलोत और नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें एक चीज और डिस्कस करने को बची है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। तो राज्यसभा में कौन होते हैं? राज्यसभा क्या करती है? आपको मैंने बताया कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, राज्यों का और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित निर्वाचक मंडल द्वारा क्या होता है, चुना जाता है। ठीक, ये बात भी आपको क्लियर हो गई। ठीक, अब अगर यहां पर बात करूं कि जब मैंने कहा कि आपसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, तो सारे आपको पता है कि करंट में कितने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां के क्या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां के 2 प्रतिनिधि क्या राज्यसभा में सदस्य होते हैं। कितने? 2। ठीक, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, ये बात भी आपको मैंने बता दी। तो ये जो दोस्तों थी राज्यसभा की संरचना, इसके बारे में हम लोगों ने जान ली। और एक चीज यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छूट रही है, आप लोग याद दिलाएं अगर तो मुझे, तो वर्तमान की अगर मैं बात कर लूं, यहां पर वर्तमान की अगर मैं यहां पर बात करूं तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में है आपके 245 सदस्य। अब 240, यहां पर एक बहुत करंट का बहुत अच्छा टॉपिक छूट रहा था, ये कहिए, मुझे याद आ गया। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य हैं। और 245 में से आपके कितने, वही वाला रेशियो है आपका कितना कि 230 इधर हैं, ठीक, 230 इधर और 12 ये इधर, कितने हो गए? 230 और 12 हो गए आपके 42 और इधर ये 3 हो गए। ठीक, तो आप एक चीज यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो 12, ठीक, ये हो गए, ठीक, ये यहां पर, ठीक है। तो इस टाइम करंट में ये चीज छोड़ देते हैं क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, वो समझाने में भी दिक्कत होगी। तो अभी अगर करंट की बात करें तो 245 राज्यसभा सदस्य हैं। ठीक है, 245। ठीक, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए, हम लोगों ने राज्यसभा के संरचना के बारे में जितनी चीजें डिस्कस करनी थी वो सब डिस्कस कर लिए हैं। अब हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे लोकसभा के संरचना के बारे में। तो लोकसभा की संरचना दोस्तों बहुत ही आसान आप लोगों के लिए पढ़ना होगा, क्योंकि आजकल जो सहारा खेला है वो लोकसभा का ही है। और सारे जो करंट के मुद्दे हैं, आपको एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का अंग ना होते हुए भी, ठीक, संसद का अभिन्न अंग होता है। तो संसद का अभिन्न अंग से आप इस बात से यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि वो किसी भी सदन का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अगर किसी भी सदन के द्वारा कोई भी बिल, कोई भी विधेयक पास किया जा रहा है तो वह राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही क्या कोई कानून बनेगा। ठीक, कोई कानून बनेगा, उससे पहले नहीं। अगर राष्ट्रपति उसको ना मंजूर कर दे तो क्या वो विधेयक या बिल या कानून नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। ये चीज आपको यहां पर क्लियर कर लेनी है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसके, संसद की संरचना या संगठन के बारे में। और संसद की संरचना, ठीक, संसद की संरचना कहां पर दी गई है आपकी, आर्टिकल 81 में। कहां पर? संसद का जो संगठन दिया गया है, लोकसभा का, लोकसभा की जो संरचना दी गई है या संगठन, इसको संगठन कहिए आप लोग। ठीक, संगठन, इसके बारे में कहां पर उल्लेख किया गया है आपका, आर्टिकल 81 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 81 में किया गया है। तो जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित है दोस्तों, वो कितनी है? 552।
पहली बात आपको यहां पर ये क्लियर करनी है, ठीक। कितनी 552 सदस्य संख्या निर्धारित है, लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं यहां पर देखिए। अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं, वर्तमान में है कुल सदस्य 545, 545। ये वाला मैं अभी छोड़ रहा हूं, इसको मैं अभी आपको समझाता हूं। तो ये जो 552 सदस्य हैं, इसमें से 530 सदस्य जो आपके होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक। कौन होता है, राज्यों के प्रतिनिधि, राज्यों के प्रतिनिधि, ठीक। और इसमें से ये जो 20 हैं, ये 20 आपके कौन हैं, संघ राज्य क्षेत्रों से, ठीक। कौन, संघ राज्य क्षेत्रों से, संघ राज्य क्षेत्रों से, क्षेत्रों से। अब बचे कितने, 530 और 20 50, और बचे कितने, 2। और ये 2 कौन होते हैं आपके, एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस। और ये एंग्लो इंडियंस कौन, इनको कौन नामित करता है, इनको नामित करता है कौन, आपका प्रेसिडेंट। अब आखिर इनको क्यों नामित करता है, अगर राज्यसभा में इनकी पर्याप्त संख्या नहीं उपलब्ध है तो इनका प्रतिनिधित्व तो आखिर जो एंग्लो इंडियंस हैं भारत में 200 या 250 के समथिंग, तो उनका प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा, इस बात की चिंता करते हुए राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को भी निर्धारित करता है, ठीक है, या नामित करता है। ये 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं, ठीक। अगर हम इसमें आगे थोड़ी सी बात करें, आगे थोड़े से अगर हम चर्चा करें तो ये जो आपके 550 हैं, ये जो 550 हैं, इसमें से कितनी 84 सीटें एससी की हैं और कितनी आपकी 84 एससी की हैं और 47 आपकी एसटी की हैं, ठीक। तो पहली बात तो यहां पर हम लोगों ने ये क्लियर कर ली, ठीक। अब ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्योंकि ये करंट का मुद्दा है, यहां पर समझना थोड़ा आपको जरूरी हो जाएगा। ये तो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो राज्यसभा वो लोकसभा का, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब यहां पर आ जाते हैं, ठीक। हम यहां पर डिस्कस करेंगे वो जो ये जो पार्ट था इतना आपका, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया, ठीक। तो अभी क्या हुआ कि आपको अगर पता हो कि एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को नामित करता था। आपको मैंने एक बार वीडियो में बताया था कि पहले जो निर्वाचित एंग्लो इंडियन थे वो कौन थे, 2012 में डेरेक ओब्रायन तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से थे। डेरेक ओब्रायन नाम के वो एंग्लो इंडियन थे, वो पहले निर्वाचित एंग्लो इंडियन थे। दूसरी बात यहां पर जब एंग्लो इंडियन की बात कर रहा हूं, ठीक, तो अभी क्या हुआ कि शुरुआत में यह अनुबंध कब तक था कि 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाएंगे। जब संसद का गठन हुआ तो ये अनुबंध किया गया कि क्या, कि ये जो एंग्लो इंडियन होंगे तो ये इनका रिजर्वेशन कब तक रहेगा कि 2 एंग्लो इंडियन रखे जाएंगे। तो ये रिजर्वेशन कब तक था बच्चा, ये था 1960 तक। तो 1960 के बाद में क्या हुआ, 1960 के बाद में 1960 के बाद में क्या हुआ कि एक संविधान में संशोधन हुआ आपका, कौन सा, 95वां संविधान संशोधन 2009 में आता है। यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, 95th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2009 में आता है। और इस आरक्षण को जो ये 1960 तक था इसको बढ़ाकर कब तक, 2020 तक कर दिया जाता है। और अभी आपको अगर करंट की थोड़ी भी जानकारी अगर आप रखते हैं तो कैबिनेट ने कहा क्या, कैबिनेट ने कहा कि 25 जनवरी 2020 तक ये आरक्षण रहेगा। यानी कि 25 जनवरी 2020 के बाद कोई भी एंग्लो इंडियन निर्वाचित नहीं किया जाएगा, ठीक। वो जो है नामित नहीं किया जाएगा, कोई भी एंग्लो इंडियन 25 जनवरी 2020 तक नामित नहीं किया जाएगा। तो अभी यहां पर जब 2 एंग्लो इंडियंस की बात हुई, जब अभी वर्तमान में कितने 545 सदस्य हैं अगर, तो ठीक, तो 545 में से तो आपको पता है कि 530 जो मैंने आपको बताया वो कहां से हैं, राज्यों के प्रतिनिधि हैं, ठीक, 530। और 530 के बाद जो 12 सदस्य हैं वो 12 सदस्य आपके कौन हैं, 12 सदस्य तो आपके वो हो गए जिनको राष्ट्रपति वो
ये इसमें से किसने 543, हाँ ठीक। तो ये हो गए आपके इधर 530, तो जो राज्यों से चुनकर आते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 सदस्यों की बात कर रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर अब आपके मन में सवाल होगा कि सर तो फिर अगर यहाँ 2020 से खत्म हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था 2014 से। तो 2014 में आखिरी बार क्या हुआ, 2 एंग्लो इंडियंस को नियुक्त किया गया था। और वो 2 एंग्लो इंडियंस के नाम मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में सवाल सीधे सीधे आता है कि आखिरी इनमें से निम्नलिखित में से कौन आखिरी नामित एंग्लो इंडियन है, ठीक, एक का भी नाम दे सकता है, दोनों का नाम दे सकता है, तो उस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा वो तो आपका वहां पर। तो पहले थे आपके रिचर्ड हे और दूसरे जॉर्ज बेकर, ठीक। कौन कौन 2 एंग्लो इंडियंस जो थे वो कौन थे आपके, रिचर्ड हे और दूसरे थे आपके जॉर्ज बेकर। तो दोस्तों इनका कार्यकाल खत्म कब हो गया, 2019 में। इनका कार्यकाल खत्म हो गया 2019 में। और कब, जून 2019 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ये फैसला क्या लिया कि जो ये कानून जो चल रहा था कि 1960 तक था, जो 2 रिजर्व सीटों के लिए एंग्लो इंडियंस की, उसको बढ़ा दिया 2009 में, कब तक, 2020 तक। अब कहा कैबिनेट ने कि 2020 के बाद में हम रिजर्वेशन को नहीं बढ़ाएंगे। तो अब अगर कोई बात करे कि वर्तमान में कोई एंग्लो इंडियन सदस्य है क्या लोकसभा में, तो आपका जवाब नहीं होना चाहिए। और आखिरी आपको मैंने 2 बता दिए, कौन, रिचर्ड हे और जॉर्ज बेकर, यही 2 आखिरी एंग्लो इंडियन थे जो लोकसभा में नामित किए गए थे, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों ने सारी चीजों को समझ लिया। तब अब यहां पे ये कौन, 530 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 532 और 13 45, और 13 ये अब कौन होंगे, ये वही आपके संघ राज्य क्षेत्रों वाले होंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लोकसभा की संरचना, जिसको मैंने करंट के टॉपिक से भी जोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक बस यहीं तक, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसमें और गुलने की कोशिश करूंगा तो चीज़ें थोड़ा और आगे निकल जाएंगी और टॉपिक लंबा खिंच जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ें और आप जो भी पढ़ें वो समझते हुए चलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से शानदार तरीके से सब कुछ पढ़ने के लिए। जैसे आज हमने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने टॉपिक को खत्म किया, अगले टॉपिक को भी हम ऐसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म करेंगे। तो बस दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको हमारा एफर्ट दिख रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जितना ज़्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हम आप लोग को नया कंटेंट, नए टॉपिक्स के साथ में नई नई जानकारियां देते ही रहेंगे। और एक यहाँ पर सूचना ये है दोस्तों कि कल आपकी यूपी स्पेशल की क्लास शुरू होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि यूपी स्पेशल की क्लास अब आनंद सर आपकी लेंगे। और यूपी स्पेशल क्लास की जो एक बहुत ही अच्छी बात यह होगी कि यूपी स्पेशल क्लास में जो आप लोग पढ़ेंगे, वो एक चीज देखने लायक ये होगी कि आप लोग जो पारंपरिक चीजें हैं वो तो पढ़ेंगे ही, प्लस साथ में करंट भी पढ़ेंगे, ठीक, करंट की भी चीजें पढ़ेंगे। तो आप यूपी स्पेशल के लिए तैयार हो जाइए। यूपी स्पेशल आपका कल से क्लासेस शुरू हो जाएंगी यूपी स्पेशल की। तो यूपी स्पेशल में आप 2 चीजें जो पारंपरिक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं यूपी के बारे में, वो चीजें तो पढ़ेंगे ही, प्लस जो करंट में हुआ है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।